एक गांव में एक बहुत ही लालची सेठ रहता था जिसका नाम सेठ रामलाल था। वो किसानों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर ठेके पर अपने खेतों में काम करवाता था। बाद में वो उनके सामने शर्तें रखकर उनका हक छीन लेता था। देखो, ये गरीब किसान भी कितने अजीब होते हैं। दिन रात जानवरों की तरह मेहनत करते हैं और बदले में 2 वक्त की रोटी को तरसते हैं। और मुझे देखो, मैं जैसा मालिक बस बैठे बैठे हुक्म चलाता हूं और सारी फसल मेरे गोदामों में भर जाती है। आप सच कहते हैं सेठ जी, पूरा गांव आपकी मुट्ठी में है। इनकी मेहनत से फायदा उठाना आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। पूरे गांव पर आपका ही राज है। आपकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। मैं तो राजा हूं ही। मैं इन बेवकूफों को ऐसी ऐसी शर्तों पर अपनी जमीन देता हूं कि मेहनत ये करते हैं और फसल मैं हड़प लेता हूं। आखिर इनकी मेरे सामने क्या औकात है। सेठ ये बातें कर ही रहा था कि तभी उसके पास एक परेशान हाल गरीब किसान आया जिसका नाम बिरजू था। सेठ जी, मैंने सुना है कि आप किसानों को ठेके पर जमीन देते हैं। सेठ जी। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं भी आपकी जमीन पर खेती करना चाहता हूँ। कृपया मुझे भी 1 साल के लिए अपनी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मेरा नाम बिरजू है और मैं पास के गांव काशीपुर में रहता हूँ। ठीक है बिरजू, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर तो दे दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी कुछ शर्तें सुननी होंगी। ठीक है सेठ जी। बताइए, क्या शर्तें हैं? शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद इस जमीन पर जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा मेरा। बिरजू ने सेठ की शर्त को स्वीकार कर लिया और जमीन की कागजी कार्यवाही के बाद वहां से चला गया। अगले दिन वो खेत में जाकर खेती करने लगा। चलो, सेठ जी से जमीन तो मिल गई है, अब इसमें खेती करता हूं। उम्मीद है कि इस साल अच्छी फसल होगी। मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे हिस्से में कुछ बचेगा। बिरजू दिन रात कड़ी मेहनत करता रहा और फसल उगाई। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो गई और बिरजू ने उसकी कटाई शुरू कर दी। चलो भाई, इस साल तो बहुत अच्छी फसल हुई है। अगर जमींदार आधी ले भी जाएगा तो भी मेरे हिस्से में कुछ तो आएगा। बिरजू की फसल की खबर सेठ रामलाल तक पहुंची। सेठ जी, सुनते हो? आज बिरजू अपनी फसल काट रहा है। इस साल तो बिरजू की फसल बहुत अच्छी हुई है। क्या? सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है कि बिरजू आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। वो खेत में पहुंचा और बिरजू से पूछा, अरे बिरजू, फसल तैयार हो गई है क्या? इस बार तो तुम्हारी फसल काफी अच्छी लग रही है। हाँ सेठ जी, इस बार मैंने धान की फसल लगाई है। काफी मेहनत करने के बाद इतनी अच्छी फसल हुई है। अब तो मैंने कटाई भी शुरू कर दी है। अरे यार, तेरी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है। ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। सेठ जी, खेत भले ही उपजाऊ हो, लेकिन अगर वहां मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे होगी? मैंने बहुत मेहनत की है। ज्यादा मत बोल बिरजू। मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार वही है जिसकी जमीन है। शर्त के मुताबिक अब जल्दी से मेरे हिस्से की आधी फसल निकाल ताकि मैं यहां से चलूं। मुझे और भी काफी काम है। ये कहकर सेठ रामलाल बिरजू से अच्छी अच्छी फसल लेकर चला गया और खराब फसल बिरजू के लिए छोड़ दी। बिरजू ये देखकर बहुत निराश हुआ। ए ऊपर वाले, इतनी मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। आखिर कब तक दूसरों के इशारों पर नाचता रहूंगा? भगवान, कब मेरी अपनी जमीन होगी? बिरजू इसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहा था। कुछ महीनों बाद बिरजू का बेटा किशन, जो शहर में पढ़ने के लिए गया था,
गांव वापस आ गया। जब उसने गांव का हाल देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे गांव का ये हाल क्यों है? सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। सेठ रामलाल जैसे लोग हमारी मेहनत का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और फल सेठ रामलाल जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास ना अपनी जमीन है और ना कोई हक, बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। किसानों की ये हालत सुनकर किशन बहुत दुखी हुआ और उसे गुस्सा आ गया। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, अब ये नाइंसाफी और नहीं चलेगी। आज से मैं खेती करूंगा और इस लालची सेठ रामलाल को उसी की शर्तों में उसकी चालाकी का जवाब दूंगा। अगले ही दिन किशन सेठ रामलाल के घर पहुंच गया। कहो किशन, क्या बात है? सेठ जी, मैं अपने पिता की जगह इस बार खेती करूंगा। मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। अब तुम खेती करोगे? जाओ भी, अभी तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है। पढ़े लिखे लड़के खेती के नाम पर गधे साबित होते हैं। नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत बोलिए। मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन हूँ तो किसान का बेटा ही ना। खेती किसानी मेरा धर्म है। चल ठीक है, मान लेता हूं। वैसे भी आजकल काम का क्या रीच गया है। सब पढ़ लिख कर ऐसे ही बेरोजगार तो घूम रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। शुक्रिया बाद में देना, पहले मेरी शर्तें तो सुन लो। क्या शर्त है सेठ जी, बताइए। इस बार इसे कुछ ऐसी शर्त बताता हूं जिससे इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसका पिता हर साल धान की फसल लगाता है, तो ये बेवकूफ भी धान ही लगाएगा। अच्छा किशन सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा मैं रखूंगा और आधा तुम, लेकिन ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा। अगर तुम्हें यह शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, ऐसा ही होगा। अगले दिन से किशन ने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। इस बार उसने धान की बजाय आलू की फसल लगाई और कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो गई। आलू की फसल बहुत अच्छी हुई। किशन खेत से आलू निकालने लगा। फसल की खबर सुनकर सेठ रामलाल किशन के पास पहुंच गया। अरे किशन, शर्त याद है ना तुम्हें? आधा मेरा और आधा तुम्हारा। हाँ हाँ सेठ जी, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा। और आपने कहा था कि नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा आपका होगा, तो आप ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। अरे सेठ जी, इसने तो चालाकी मार दी। ये धान की फसल नहीं है, ये तो आलू की फसल है। अरे ये क्या, इस बार तुमने आलू लगाया है? हाँ सेठ जी, पिताजी इतने सालों से धान की ही फसल लगा रहे थे, तो मैंने सोचा इस बार आलू की फसल लगा लेता हूँ। अरे मैं इस घास को लेकर क्या करूंगा, जबकि सारे आलू तुम ले रहे हो? ये आप ही की शर्त है सेठ जी, आप ही ने बताया था। और अब आप शर्त मानने को तैयार नहीं हैं? मैं कुछ नहीं जानता, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। इस तरह किशन ने अपनी होशियारी से लालची सेठ को मुंह तोड़ जवाब दिया और सारे आलू लेकर घर आ गया। सेठ के हिस्से में घास फूस छोड़ाया। अरे मालिक, पूरे गांव में आज तक आपके सामने किसी ने चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की, और ये किशन का बच्चा आपको इतनी आसानी से। अरे वो बच्चा मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा, आने दो उसे। इस बार तो मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो मुझसे दोबारा उलझने की कोशिश नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद किशन दोबारा सेठ के घर आया। कैसे हो सेठ जी? कहो लड़के, इस बार क्या चाहिए तुम्हें? आपकी जमीन ठेके पर चाहिए सेठ जी। ठीक है, तो मेरी इस बार की शर्त सुन ले लड़के। इस बार तेरी कोई चालाकी नहीं चलेगी।
इस बार फसल के नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तेरा होगा। बोलो, मेरी ये शर्त मंजूर है? ये मंजूर है सेठ जी। इस बार ऊपर का हिस्सा मेरा ही होगा। इस तरह सेठ से बात करने के बाद किशन घर आ गया और इस बार दोबारा खेती करने की तैयारी में लग गया। इस बार उसने गेहूं की फसल लगाई और कुछ दिनों बाद काफी अच्छी गेहूं उगाई। इस बार तो गेहूं की फसल खूब लहरा रही है। मुझे मजा आ गया। आने दो अब इस लालची सेठ को, फिर मैं उसको मजा चखाता हूँ। कुछ दिनों बाद में पहुंचा, सेठ किशन के पास से पूछा। जैसे ही सेठ गेहूं के खेत पर पहुंचा, उसका दिमाग चकरा गया। अरे ये क्या? इसने तो इस बार गेहूं की फसल लगा दी है। ये लड़का जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा होशियार निकला। नमस्ते सेठ जी, कैसे हैं आप? देखिए सेठ जी, इस बार मैंने गेहूं की खेती की है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल के ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका होगा। इस तरह किशन ने अपनी होशियारी से सेठ रामलाल को दोबारा बेवकूफ बना दिया और सेठ एक बार फिर धोखा खाकर आग बबूला हो गया। अरे मालिक, इस छोटे से बच्चे का दिमाग तो देखिए। आप जैसे इतने बड़े चालबाज को फिर से बेवकूफ बना दिया। तुम सही कह रहे हो भोला। मैं इसको बच्चा ही समझ रहा था और इस बच्चे ने तो मुझे बेवकूफ ही बना दिया। आने दो इस बार फिर इसको, बताता हूं कि सेठ रामलाल किसे कहते हैं। किशन ने गेहूं की कटाई की और सारी फसल अपने घर ले आया। उसने फसल का कुछ हिस्सा गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। किशन और उसका बाप बिरजू दोनों ही बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद फिर से फसल उगाने का वक्त आया। चलो, आज इस सेठ के साथ दोबारा मुलाकात करता हूँ और इस साल भी ठेके पर जमीन लेकर फसल उगाता हूँ। देखता हूँ इस बार शर्त में वो सेठ कौन सा शैतानी दिमाग लगाता है। ये सोचकर किशन उस सेठ के पास दोबारा पहुंच गया। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने दोबारा आ गए। अब क्या खेल खेलना चाहते हो मेरे साथ? देखो बच्चे, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। मैं भी सेठ रामलाल हूं, मुझे होशियारी नहीं आती। सेठ जी, मैं तो एक किसान का बेटा हूँ। होशियार तो आप लोग हो जो गांव के गरीब किसान की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। अपनी जुबान पर काबू रख लड़के। ये क्या बक रहा है? जिस काम के लिए आया है वो बात कर। यहां ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। सेठ जी, चलिए काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए, इस बार आपकी क्या शर्त है? शर्त तो है। तू खुद को बड़ा होशियार समझता है ना बच्चे। इस बार फसल के नीचे का और ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, मेरी ये शर्त मंजूर है तुझे? बिल्कुल मंजूर है सेठ जी, जैसा आप कहें। चलो मैं जाता हूँ, मुझे अब फसल उगाने की तैयारी भी करनी है। लालची सेठ की बातें मानकर किशन घर चला गया। वो फिर से फसल की तैयारी में लग गया और इस बार उसने गन्ने की फसल लगाई। इस बार खेती में कौन सी फसल लगाई है बेटा? पिताजी, इस बार मैंने गन्ने की खेती की है। फसल काफी अच्छी हुई है। इस बार भी आमदनी अच्छी होगी। बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो। कुछ दिनों बाद लालची सेठ और उसका नौकर दोनों दोबारा किशन के पास आने लगे। अरे सेठ जी, इस बार किशन का दिमाग चकरा जाएगा। इस बार आपने बहुत ही बढ़िया शर्त रखी है। ऊपर का भी आपका और नीचे का भी आपका। बिल्कुल सही कहा भोला। इस बार मैंने अपने दिमाग का 200% इस्तेमाल किया है। ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, ब्रह्मास्त्र। अब देखता हूं कि इस बार वो किशन का बच्चा कैसे बचता है। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत के पास पहुंच गए।
जैसे ही वो खेत पर पहुंचे, अरे सेठ जी, ये किशन तो आपका भी बाप निकला। देखो जरा, इसने इस बार कौन सी फसल लगाई है। अरे ये क्या, ये तो गन्ने की फसल है। अब बताओ भला, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा इसका होगा। मतलब मेरे हिस्से में इस बार भी झाड़ फूस ही आनी है। मैं इस बार भी बेवकूफ बन गया। मान गए इस किसान के बच्चे के दिमाग को। अरे आइए आइए सेठ जी, कैसे हो आप? और आप दोनों में क्या बात चल रही है, जरा मुझे भी बताओ। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया। मैं भला आपको क्या बेवकूफ बनाऊंगा सेठ जी? आप तो दुनिया को बेवकूफ बनाते हो। देखिए सेठ जी, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल के ऊपर और नीचे का हिस्सा आप ले जाओगे और बीच का मैं लेकर जाऊंगा। अरे ओ किसान के बच्चे, सेठ जी को ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। बेईमानी और धोखाधड़ी में वो सबके बाप हैं। ये खेत भी हमारा है और फसल भी हमारी है। अरे ओ भोला, बस कर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शायद ये हमारी ही करनी का फल है। मैंने भोले भाले इन किसानों को बहुत ठगा है। आज पहली बार हमसे किसी ने पंगा लिया है और इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं समझ चुका हूं कि अब मैं किसी किसान को परेशान नहीं करूंगा। सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक किसान दिन रात मेहनत करता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। न कभी अच्छे कपड़े पहन पाता है और न ही कभी अच्छा खाना खा पाता है। दिन रात दूसरों का पेट भरने के लिए वो अपना पेट जलाकर मेहनत करता है। ऐसे में इनको तरसाना ठीक नहीं है। इनका हक तो इनको मिलना ही चाहिए।